वीएस क्लासेस ऑनलाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मिशन कांस्टेबल 2026 के अंतर्गत हमारी ये अगली क्लास है जिसमें हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है ये मिशन कांस्टेबल 2026? एक बार फिर से समझ लीजिए इसे। इसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। अपलोडेड वीडियोस है आपको मिलेगी, यानी रिकॉर्डेड बैकअप के साथ आप बार बार चीजें पढ़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको डेली क्लासेस के साथ मिल रही हैं। इसके साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं, कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो अब की बारी वर्दी हमारी, इस लक्ष्य के साथ इसकी शुरुआत हमारी टीम ने की है। आपको केवल अपने घरों में बैठ करके पढ़ाई करना है, इस लक्ष्य के साथ जुड़ना है। अगर आपको वर्दी से प्यार है, जो भी 3-4 या 5 महीने में एमपी कांस्टेबल की परीक्षाएं होने वाली हैं, उसको लेकर के ये हमारा लक्ष्य है, हमारा संघर्ष है आपके लिए। और जो भी वर्दी चाहते हैं वो इससे जरूर जुड़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा मौका हो सकता है आपको। बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, आप ये पूरा सेशन आराम से ईमानदारी से कंप्लीट करते हैं तो आपका एग्जाम निकल जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। और एमपी कांस्टेबल ही नहीं, दूसरे वनडे एग्जाम हैं, दूसरे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी हैं। चाहे वो आप एमपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भी यूजफुल है। ठीक है, थोड़ी सी चीजें हैं जो बता देना चाह रही हूँ यहाँ पे। जैसे पीडीएफ नोट्स की हम बात कर रहे थे, पीडीएफ नोट्स अगर आप चाहते हैं तो यहाँ टेलीग्राम का क्यूआर दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा में अगर आप जाएंगे तो आपको जीके जीएस, करेंट अफेयर और दूसरे भी मिसलेनियस चीज़ों से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, हमारी क्लास का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें एमपीपीएससी हो गया, ठीक है, एसएससी है, पुलिस का है, चाहे एमपीएसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, रेलवे है, बैंकिंग है, इन सभी से रिलेटेड, पटवारी हो गया, इन सभी से रिलेटेड ऑफलाइन क्लासेस जो है संचालित हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो आ सकते हैं वो क्या करेंगे, इस संपर्क के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। मिनिमम फीस में सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लासेस, कहीं पर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा आपको। ऑफलाइन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टू वे टीचिंग हो जाएगा, आप सामने होंगे, तुरंत आपके जो भी डाउट्स होंगे तुरंत क्लियर होंगे, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। बाकी क्वालिटी में कहीं पर भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, आते हैं हमारे आज की क्लास में, क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो जो क्लासेस देख रहे हैं जो बच्चे, उन्हें पता होगा स्टैटिक जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, सामान्य ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 20 से 25 सेशन जो है कंप्लीट कर लिया है। और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से, उनको हमने कवर कर लिया, चाहे भौतिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, पॉलिटिकल हो, सभी प्रकार से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमने उसको कवर किया है। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी विधानसभा भवन है या फिर आपके न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सभी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पर जाकर के आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियां। ठीक है, तो जो हमारा एमपी कांस्टेबल का टॉपिक है उसमें आने लायक है, जो भी फैक्ट है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। 2 पार्ट्स में ये हमारा चलेगा सेशन, जल्दी से देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में कुछ चीजें हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे अनुसूचित जनजाति क्या होता है या इनके बारे में कहाँ पर जानकारी मिलती है। सबसे पहले हमारे, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति तो है लेकिन इन्हें संवैधानिक प्रावधान भी दिया गया है, आधार भी दिया गया है, या इनका संवैधानिक आधार कहाँ पर दर्ज है हमारे संविधान में, इसे भी जान लीजिए। ठीक है, तो 1935 में अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसका जिक्र सबसे पहले किया गया था। ठीक है ना, कब आया था ये, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सबसे पहले इसको संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था कि हाँ, अनुसूचित जनजाति होती हैं। ठीक है, 1950 में इसे स्वतंत्र भारत के संविधान में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। कब किया गया है संविधान में, तो 1950 में इसे आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। इनकी पहचान 1935 में की गई थी।
हाँ, अब सबसे पहले ये आता है कि जो अनुसूचित जनजाति है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी जनजातियों की बात आएगी तो अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, ठीक है, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, इन्होंने सबसे पहले अनुसूचित जनजाति या आदिवासी, मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए जो शब्द प्रयोग होता है आदिवासी, आदिवासी, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने, और इन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इनके नाम पे आपको अवार्ड वगैरह भी मिल जाएंगे। हमने जब पुरस्कार वगैरह पढ़ा था तो भी हमने इसे देखा था, ठीक है। चलिए, अब कुछ आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं इनसे संबंधित, जनजाति से संबंधित उसे देख लीजिए। जैसे अनुच्छेद 366 का 24-25, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इनकी परिभाषा को बताया गया है कि कौन अनुसूचित जनजाति होंगे, कौन अनुसूचित जाति होंगे। तो उनको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 366 के 24 और 25 में, ठीक है। अनुच्छेद 341 में विशेष रूप से अनुसूचित जाति यानी एससी, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति का मतलब एससी है, जनजाति मतलब एसटी, ठीक। तो यहाँ पर अनुच्छेद 342, 341 जो है एससी के लिए है, 342 जो है किसके लिए है? एसटी के लिए है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका शेड्यूल ट्राइब और हो गया शेड्यूल कास्ट। तो दोनों को डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको, और पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर रखिएगा अपने आप को। 341 एससी के लिए, 342 एसटी के लिए, ठीक है। और इनमें इनके बारे में डिटेल में सारी चीजें दी हुई हैं, बताई गई हैं, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम संवैधानिक रूप से उनका देखते हैं परिचय। इसके अलावा कुछ और डेटा है, उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे 21.1%, ये मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का हिस्सा है, जो जनजाति वाली जनसंख्या है वो, ठीक है। तो राज्य की जनसंख्या का 21.1% जो है एसटी का हिस्सा आता है, यानी एसटी जनजाति निवास करती है। और ये जो जनजाति है, ये 21.1% जितनी भी जनसंख्या है वो पूरे देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 13.57% है। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुल राज्य की कुल जनसंख्या का, उसमें ऐसा नहीं कि पूरे जनजातीय जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% एसटी है, लेकिन यही प्रतिशत देश की जो जनजातीय जनसंख्या है उसका 13.57% है। दोनों चीजें क्लियर रखिएगा, वहां पर पूरी जनसंख्या ली जा रही है राज्य में, और देश की जो जनजातीय जनसंख्या है उसका 13.57% है एसटी, ठीक है। 25.2%, ये अनुसूचित जनजाति का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। ये भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस डेटा को भी याद रखेंगे, ठीक है। साक्षरता दर अगर देखें तो 50.6%, इसमें ये जो साक्षरता दर है किसका है? जनजातियों का है, और जिसमें से प्रधान जनजाति, ये जो है सबसे साक्षर जनजाति मानी जाती है। जितने भी अभी हम जनजातियां पढ़ेंगे उसमें से प्रधान या प्रधान कहीं कहीं सुनने को मिलता है। तो ये जनजाति जो है साक्षर जनजाति मानी जाती है। प्राचीन समय में जहां पर भी इनके समूह होते थे, जो प्रधान जनजाति होते थे वो प्रमुख होते थे, उसके मुखिया होते थे, उस समूह के, उस ग्रुप के या उस गांव के लीडर होते थे, ठीक है। तो जो भी बातें होती थी उसका जो प्रमुख होता था या उस पे जो निर्णय लेना है वो प्रधान जनजाति के प्रमुख या कोई वरिष्ठ या कोई सीनियर सिटीजन है तो वो लिया करते थे, ठीक है। चलिए, 975, ये क्या है? लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का लिंगानुपात है, ध्यान रखिएगा, 975 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में, ठीक। ये डेटा हो गया। अब कुछ विशेष डेटाएं हैं जिसमें हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे कुल जनजातियां मध्य प्रदेश में 47, यानी 45 से ज्यादा है, कहीं आपको 45, 46 ऐसे मिलेगा, 45 से ज्यादा, लगभग कितने? 47 जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, और जिसमें से सबसे बड़ा है भील और गोंड, ठीक है। यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड भी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन कहाँ पर कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? तो भील मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखिएगा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति, भील मध्य प्रदेश है, ठीक है। इनसे संबंधित एक्स्ट्रा चीजें हैं, देख लेते हैं। जैसे सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर, अलीराजपुर। सर्वाधिक जनसंख्या एसटी की कहां पर है? तो इंदौर जिला में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है।
सबसे कम जनजातीय कहाँ पे? भिंड जिला में मिलेगा। और न्यूनतम जनसंख्या किनकी? एसटी की। सर्वाधिक इंदौर में और न्यूनतम झाबुआ जिले में आपको एसटी की मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और सबसे कम जनजातियां आपको भिंड जिले में मिलेंगी। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने जनसांख्यिकी देखा है इससे पहले, जो प्रतिशत वाला हिस्सा है, इसी तरह इस डेटा को भी याद रखेंगे, कौन से जिले में कौन से सर्वाधिक है, कौन से न्यूनतम है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो जनजातियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं एक एक करके, उनको डिटेल में। और सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए लेक्चर को आराम से सुनिएगा। नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, एक एक फैक्ट इंक्लूड करिएगा, और पीडीएफ नोट्स तो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति के बारे में। इसकी उत्पत्ति, तो विद्वानों के अनुसार भील की उत्पत्ति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से हुई है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति, इस प्रजाति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये कौन सी प्रजाति है। तो ये टाइम पीरियड का कोई टाइम नहीं है, ये जो है मानव जनजाति की या मानव जाति की एक वर्गीकरण है, मानव जाति का वर्गीकरण है, जिसका नाम रखा गया है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। वर्गीकरण है जिसका नाम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। और इसका जो टाइम पीरियड काउंट किया जाता है वो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा है ऑलमोस्ट उसका है। तो उस समय में जो जनजाति के साथ पैरेलल चल रही थी, उस जनजाति को ही भील जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी उन्हीं के ही अग्रज माने जाते हैं भील जनजाति, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ, द्रविड़ शब्द बिल्ला या बिल से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। बिल्ला या बिल से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है धनुष। धनुष, इसका मतलब ये, जो भील जनजाति के लोग थे वो मुख्य रूप से धनुष बाण का प्रयोग करते थे अपने जीवन यापन के लिए, चाहे फल फूल तोड़ना हो, शिकार करना हो, तो इन सभी कार्यों के लिए वो धनुष बाण का प्रयोग करते थे, और हमेशा वो उसको कैरी करके चला करते थे पीठ में, ठीक है। तो ये उनकी विशेष पहचान हुआ करती थी, और इसी से जो है निकल करके क्या आया है, आपके भील, ठीक है। ये शब्द जो है निकल के आया है, और द्रविड़ शब्द है ये बिल्ला या बिल, इससे बनी हुई है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जो भी जातियां जनजातियां, जैसे हमने कुम्हार बोल दिया, लोहार बोल दिया, तो उनके कार्यों पर भी आधारित जाति हो जाती थी। लोहार है तो लोहे का काम करेगा, कुम्हार है तो बर्तन बनाने का, मिट्टी का काम करेगा। इस तरह से उनके जो कारोबार है या काम है, उन्हीं के आधार पर उनकी जाति को बांट दिया जाता था, ठीक है। चलिए इनकी जनसंख्या पर आधारित डेटा को देख लें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 46,18,068, कुल एसटी आबादी का 37.7% है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की कुल एसटी आबादी का 37.7% जनजाति भील जनजाति की काउंट की गई है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगर ये निवास कहाँ करते हैं मध्य प्रदेश में, इनका भौगोलिक क्षेत्र देखें तो ये मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश कौन सा आपका, जो धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, ये वाले जिले मध्य प्रदेश के मैप अगर आपको याद है तो आपको पता है कि ये सारे जिले आपको मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे भील जनजाति सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। भील जनजाति की उप जनजातियां भिलाला, बरेला, पटलिया, राठिया और बेगास, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख भील जनजाति की उप जनजातियां हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं कि ये किसकी उप जनजाति है, उप शाखा है किस जाति की, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। भील जनजाति से संबंधित और भी फैक्ट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अब थोड़ा उनकी जीवन शैली की ओर बढ़ते हैं, क्या वो खाते हैं, क्या वो पहनते हैं, कैसे उनकी सामाजिक व्यवस्था है, कैसी सांस्कृतिक व्यवस्था है, कैसी आर्थिक व्यवस्था है, ये सारी चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले आवास और बोली में आते हैं, तो भीली बोली संस्कृत, राजस्थानी और मराठी इनसे प्रभावित है, यानी इनका आपको मिश्रित रूप देखने को मिलेगा, ठीक है। भीलों के घरों को पल्लय कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पीएससी तक में ये सवाल यहाँ से पूछा गया है। जो भील जनजाति है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, तो इससे रिलेटेड सारा फैक्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भील जहाँ पर निवास करते हैं उनके घरों को पल्लय कहते हैं, ठीक है।
पिथौरा लोक चित्र, ये जो चित्रकला है भील जनजाति से संबंधित है। पिथौरा चित्रकला के नाम से इसे जाना जाता है। तो भील जनजाति की ये पहचान है विशेष रूप से पिथौरा। और उसमें देखिएगा मोर वगैरह और फिर पेड़ पौधे हिरण जो भी बनाते हैं एकदम ऐसे डॉट डॉट के साथ में या लाइन के साथ में कुछ इस तरह से बनाते हैं। अगर कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें आपको इस तरह से संरचना ऐसे आपको मिलेगी कि उसको जोड़ जोड़ के इस तरह से वो बना रहे होते हैं। ठीक है, तो चाहे उसमें आप मोर का देख सकते हैं, पेड़ पौधे देख सकते हैं, दूसरे पशु पक्षी देखते हैं, तो उसमें जो चित्रकला है वो बनाने की एक कला अलग होती है, एक तरीका होता है जिसे पिथौरा चित्रकला कहा जाता है, जो भील जनजाति की विशेष पहचान है। ठीक है, और इसके प्रमुख कलाकार आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। एक है पेमा पात्या, दूसरा भूरी बाई। इन्हें जो है पुरस्कार वगैरह भी मिले हैं इस चित्रकला के लिए, अपनी जो सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को बचाए रखने के लिए। ठीक है, तो पेमा फत्या नाम ध्यान रखिएगा और भूरी बाई ये प्रमुख पिथौरा चित्रकला के कलाकार हैं, जनजातीय कलाकार भी हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि ये क्या पहनते हैं, इनका खान पान क्या रहता है। तो जो पुरुष होते हैं भील जनजाति में वो पगड़ी पहनते हैं, सर के ऊपर अंगरखा मतलब शरीर के ऊपर एक गमछा जैसा आप समझ सकते हो, गमछा टॉवेल जैसा। ठीक है, वो रखते थे जिसे अंगरखा कहा जाता है, और धोती पहनते हैं। ठीक है, महिलाएं जो है साड़ी पहनती हैं, ऊपर चोली पहनती हैं, और कई लोग घाघरा भी पहनती हैं। जैसा कि हमने अभी बताया ना कि ये संस्कृत राजस्थानी मराठी इनसे प्रभावित हैं, तो आपको इनके पहनावा में साड़ी घाघरा चोली ये सब जो है देखने को मिलेगा। खान पान में देखें तो ये शराब का सेवन करते हैं, और शराब में मुख्य रूप से ताड़ी, एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जिसमें से ताड़ी निकाली जाती है, जिसमें थोड़ा सा नशा होता है, जिसे आप शराब के तौर पे या नशे के लिए या मनोरंजन के लिए वो सेवन करते हैं उसका। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई भील जनजाति के रहन सहन आवास खान पान से संबंधित। इसके अलावा भील जनजाति के त्योहारों की हम बात करें तो भगोरिया महोत्सव ये विशेष रूप से भील जनजाति का महोत्सव होता है। हमने पहले भी इस महोत्सव के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से मेले या उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें हमने भगोरिया के बारे में थोड़ा सा देखा था शॉर्ट में। यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो ये विशेष रूप से भील जनजाति का महोत्सव है। कब मनाया जाता है तो कार्तिक माह में होली से लेकर के 8 दिन पूर्व, मतलब होली से 8 दिन पूर्व से इसकी शुरुआत हो जाती है। और क्षेत्र तो वहीं जहाँ पर भील जनजाति ज्यादा पाई जाएगी, यानी मालवा निमाड़ क्षेत्र हो गया, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है। ठीक है, आदिवासी युवा यहाँ अपने प्रेम का इजहार करते हैं, यानी प्रपोज करते हैं। मैंने इसको भी बताया था कि भगोरिया महोत्सव में होता क्या है। ठीक है, जो युवक युवतियां होती हैं आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए जो है अपना त्योहार मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अन्य त्योहार में गल, नबाई, चलवानी, यात्रा, ये कुछ प्रमुख त्योहार हैं भील जनजाति की। ठीक है, विवाह प्रथाएं कौन कौन से विवाह चलते हैं। ठीक है, जैसे अपहरण विवाह। ठीक, ये सारे आपको जो है पहले मिलते थे, केवल अब जो है पढ़ने के दृष्टिकोण से देखते हैं क्योंकि सामान्य हो गया है। अब जो भी आपकी विवाह प्रथाएं हैं मध्य प्रदेश में सामान्यतः जो हिंदू रीति रिवाज चलता है वही फॉलो किया जाता है, लेकिन अभी भी कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं तो वहां चले जाइए, आपको इस तरह की प्रथाएं देखने को अभी भी मिल जाएंगी। ठीक, तो अपहरण विवाह हो गया, नटरा हो गया, घर जमाई हो गया, दुल्हन की कीमत, देपा सिस्टम। ये जो है देपा सिस्टम कहते हैं दुल्हन की कीमत, मतलब इसमें दहेज लड़के वाले देंगे, लड़कियां नहीं। ठीक, तो इस तरह की कुछ विवाह प्रथाएं चलती हैं। बहुत और डिटेल में जब आप पढ़ेंगे पीएससी के लिए। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो एमपीपीएससी की क्लासेस हमारे चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, उसमें आपको जनजातियों के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। वहाँ पे हमारे जो सहपाठी शिक्षक हैं शिक्षिका हैं उनके माध्यम से पढ़ाया गया है जनजातियों के बारे में। कई पार्ट्स में ये वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जा करके मिल जाएगी। ठीक है, तो और डिटेल में सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम जो वनडे एग्जाम है उसके पर्पज से सारी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना है तो आप जा करके उससे भी देख सकते हैं। चलिए आते हैं थोड़ा धार्मिक व्यवस्था पे और उनकी आर्थिक व्यवस्था की ओर। तो देवता किन्हें वो जो है पूजते हैं भील जनजाति, शीतला माता, अंबिका, बैरा, महादेव। ठीक है, ये जो प्रमुख देवता हैं वो भील जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं। धनुष की भी पूजा होती है, क्यों? क्योंकि इनका प्रमुख औजार वही है, उसी के माध्यम से इनका जीवन यापन होता है, वही उनकी पहचान है। ठीक है, तड़वी भील, इस्लाम धर्म अपनाने वाले भीलों को तड़वी भील कहा जाता है।
ठीक है। देखिए, बहुत सारी भील जनजाति जो है बाद में फिर इस्लाम धर्म को कबूल करती है, तो जो है उनको फिर तड़वी भील का नाम दिया गया है, उन्हें तड़वी भील बुलाया जाता है। ठीक है, इनकी आजीविका का जो प्रमुख आधार है वो है कृषि, वन उपज संग्रह करना और दैनिक मजदूरी। तो ये इसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते हैं, आजीविका चलाते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं किसके संबंध में, हमारी भील जनजाति के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा मध्य प्रदेश का दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, जिसके बारे में हमने शुरुआत में देखा कि ये पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है ना, तो हर जिले में उपस्थित मिलेंगे, मतलब मध्य प्रदेश में सभी जगह मिलेंगे, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है दूसरे नंबर की। ठीक है, द्रविड़ मूल की यह जनजाति स्वयं को कोयतुर कहती है। क्या कहती है? कोयतुर कहती है। और कोंड से, इसके ये शब्द जो है, जिसका कोंड शब्द की उत्पत्ति या गोंड शब्द की उत्पत्ति जो है कोंडा शब्द से हुई है, पहाड़ी से हुई है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी कोंडा मतलब पहाड़ी होता है, यानी जो जनजाति बहुत ऊंचाई पर पहाड़ियों पे निवास करती है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, और बाद में इसे गोंड सुधार करके परिवर्तन के बाद बहुत ज्यादा ये जो शब्द है अब निकला है गोंड। ठीक है, ये मुख्य रूप से विंध्य, सतपुड़ा और नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाए जाएंगे, क्योंकि इसी क्षेत्र में आपको पहाड़ी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, यानी बहुत घने वनों में और ऊंचाई पर रहने वाली जनजाति मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। अगरिया, इसमें जो है आपको बहुत सारे गोंड में ही बहुत सारे उप जनजाति मिलेंगे जो अपने अलग अलग रोजगारों के लिए जाने जाते हैं। जैसे इन्हीं में गोंड में अगरिया जनजाति लोहार का काम करते हैं, तो जो लोहे का काम करते हैं गोंडों में उन्हें अगरिया कहा जाता है। प्रधान, ये पुजारी के रूप में कार्य करने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो जो गोंडों में पूजा पाठ का काम करते हैं उन्हें प्रधान कहा जाता है। वहीं गोंड में जो तांत्रिक, तंत्र विद्या, ये सारी चीजों का काम करते हैं उन्हें ओझा कहा जाता है। और गोंड में आप देख रहे होंगे जो झाड़ फूक जैसी होती हैं तंत्र विद्या वाले, ये सारे काम बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं, जिनको ओझा कहा जाता है। जो ऐसे काम करते हैं उन्हें ओझा कहते हैं। प्राचीन समय में क्या होता था, चिकित्सा की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, लोग बीमार पड़ते थे तो क्या करते थे, झाड़ फूक के माध्यम से और थोड़ा बहुत औषधि वगैरह का प्रयोग करके अपने आप को ठीक कर लेते थे, और जो करते थे ये काम उन्हें ओझा कहा जाता था। बढ़ई का काम करने वाले गोंड को सोलहास कहा जाता था। सोलहास, ये जो है गोंड की ही उपजाति है जो बढ़ई का काम किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें गोंड संस्कृति के बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं सारी चीजें। ठीक है, जैसे प्रमुख भोजन, इनका जो भोजन है गोंड का वो है पेज। पेज क्या होता है? बहुत तरल पदार्थ, आप खिचड़ी बोल सकते हो, एकदम पतला वाला खिचड़ी, जिसमें आप सारी चीजें, कोई मोटा अनाज है जैसे कोदो कुटकी चलता है अपने इधर मध्य प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ से उनको पतला भोजन के रूप में उसको प्रयोग करते हैं, उसे ही पेज कहा जाता है, जो गोंड जनजाति का मुख्य आहार होता है, और बहुत ही ये जो कैसा होता है, मिनरल से भरा होता है, न्यूट्रिशन से भरा होता है। ठीक है ना, चलिए विवाह के प्रकार, तो गोंड जनजाति में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पठानी, चाट, लमसेना, दूध लौटावा विवाह आदि, ये कुछ विवाह के प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, इन सभी को और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में तो आप एमपीपीएससी वाली क्लास को भी आप देख सकते हैं। ठीक, बाकी आप याद रखिएगा इन सारी चीजों के बारे में। घोटुल परंपरा, गोंड जनजाति में एक प्रथा होती है घोटुल परंपरा। अब ये क्या होती है? तो देखिए, मुरिया जनजाति के समान इनमें भी युवा शयन गृह अत्यंत लोकप्रिय होता है। तो युवाओं के जो शयन गृह बनाए जाते हैं, ठीक है, और उसमें जो है उसे घोटुल प्रथा कहा जाता है, उसे घोटुल परंपरा कहा जाता है। युवाओं के लिए गृह बना दिए जाते हैं, उनके विवाह के बाद वो जा करके वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो इस परंपरा को घोटुल परंपरा कहा जाता है। इनकी सामाजिक विभाजन के बारे में देखें तो समाज जो है दो समूहों में बटा होता है। एक कहलाता है राजगोंड, ये व्यवस्था जो है अभी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, राजगोंड और धुरगोंड। ठीक है,
ये किस तरह से या किस आधार पे बांटा गया है? तो जो राजगोंड होंगे वो राजपूतों से संबंधित गोंड होंगे। बहुत सारे गोंड राजा, हम गोंड राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे बहुत सारे आपको जो गोंड राजा हैं उनके बारे में, जैसे दलपत शाह हो गए, ये सारे जो है प्रमुख गोंड राजा हैं। यानी गोंडों में जो उच्च होते थे, राजपूतों से संबंधित संबंध रखते थे, उन्हें राजगोंड कहा जाता था। और उनके अलावा जो निचले स्तर के गोंड थे, जो सैनिक, मुख्य रूप से सैनिक का कार्य करते थे, उन्हें धुर गोंड कहा जाता है। ठीक है, और आने वाली जो भी पीढ़ी अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे वो इन्हीं के अग्रज हैं। ठीक है, इन्हीं के वंशज हैं। चलिए, पंचायत, जाति पंचायत के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। तो गोंड जनजाति में जो प्रमुख होगा या जो मुखिया होगा उसे गोटिया कहा जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? गोटिया। ठीक है, अंतिम संस्कार की भी प्रथा इसमें रहती है, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें क्या क्या किया जाता है? शवों को दफनाने का काम किया जाता है, कहीं कहीं आपको जलाने को मिलेगा, और कहीं पर दोनों प्रथाओं का पालन किया जाएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि गोंड जनजाति में अगर अंतिम संस्कार की प्रथा पूछा जाए कि कौन कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, तो कहीं कहीं पर जो है दाह संस्कार किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर उनको जला दिया जाता है, कहीं दफना दिया जाता है, कहीं पर दोनों प्रथाओं का भी पालन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं गोंड संस्कृति से, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगली और प्रमुख जनजाति की तरफ, जो कि है हमारी कोल जनजाति। हमने सबसे पहले पढ़ा किसके बारे में? भील जनजाति, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा हमने देखा गोंड, जो मध्य प्रदेश की दूसरी लेकिन भारत की वो पहली सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, यानी सबसे बड़ी जनजातियों में पहला स्थान गोंड को दिया जाता है। अब मध्य प्रदेश में तीसरी जो बड़ी जनजाति है वो है कोल जनजाति, और इसका संबंध ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध आपको या इसका जिक्र आपको पुराणों में भी मिल जाएगा, ऋग्वेद में भी मिल जाएगा। ठीक है, प्राचीन जनजातियों में इसका नाम आपको या इनका उल्लेख आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसे भूमि की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। भूमि यानी पूरी पृथ्वी में सबसे प्राचीन जनजातियों में से माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, कोल्हाटी में, और पुराणों में भी मिलता है। ठीक है, कोलरैयन और भंडारी इनके अन्य नाम हैं। कोल को ही क्या बुलाया जाता है? भंडारी भी कहा जाता है, और कहीं पर कोलरैयन कहा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति अगर इनकी देखिए तो कहाँ से है, या फिर इनका क्षेत्र विस्तार देख लें मध्य प्रदेश में, तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार के मुंडा जनजाति से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। मुंडा जनजाति से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। मुंडा जनजाति का संबंध कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, तो वहीं से उत्पत्ति आप कोल की मान सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं वो हैं रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में। जो नक्शा अगर आप देखते हैं मध्य प्रदेश का, तो उसमें जो पूर्वी हिस्सा है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल वाले जिले, इधर आपको कोल बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो जो स्थानीय लोग जो पढ़ रहे होंगे उन्हें भी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होगा कि उस तरफ आपको ये जनजाति बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से मिल जाएगी। ठीक, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। इसकी उप जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो देख लीजिए, रौतिया हो गया, रौतिया, रौतेला, ये प्रमुख उप जनजाति हैं कोल जनजाति से संबंधित। ठीक है, चलिए कोल जनजाति के बारे में कुछ और चीजें हैं, डिटेल में हम समझ लेते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, कि ये कैसे सभी चीजों को चलाते हैं, क्या क्या मनाते हैं। अगर धार्मिक मान्यताएं देखें तो वो क्या क्या चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, गोहिया, कोल समाज की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। जितने भी आपको ये उपनाम मिल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोल समाज की जो पंचायत है, जहां पर भी जैसे बैठक होती है गांवों में, ग्राम पंचायत होते हैं, तो ये समाज क्या करता था, ये जनजाति अपनी अलग जो है समाज या फिर पंचायत चलाती थी। उसके जो प्रमुख होते हैं उसे गोहिया कहा जाता है। ठीक है, ये जो जनजाति आपको है पितृसत्तात्मक समाज के रूप में मिलेगी, यानी जो पिता होते हैं वो प्रमुख होते हैं। ठीक है, बहु विवाह की अनुमति इसमें होती थी, लेकिन वधु मूल्य और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहु विवाह, बहु मतलब जैसे अगर आपकी बहू या किसी भी कोल समाज की बहू विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा से विवाह करा दिया जाता है, उसकी अनुमति है उस समाज में, उस जनजाति में।
लेकिन वधू का मूल्य और पर्दा प्रथा इनका प्रचलन नहीं था, यानी बहू को जो है पूरी तरह से बेटी का दर्जा दिया जाता था। ठीक है। नृत्य, थियू डंका और कोल देखा नृत्य, ये जो है प्रमुख कोल जनजाति के नृत्य कला है, ध्यान रखेंगे। आजीविका के लिए ये क्या करते हैं, अधिकांश कोल जो है भूमिहीन कृषक होते हैं। भूमिहीन कृषक होते हैं यानी बहुत ज्यादा मजदूरी करते हैं या फिर दूसरे के यहाँ काम करते हैं, इसी तरह से। और भी प्राचीन समय में चले जाएंगे तो ये भी जो है जो आपके वनोपज होते हैं उन पर ही निर्भर होते थे। ठीक है, रोजगार और वनोपज पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोल जनजाति की धार्मिक मान्यताओं को देख लेते हैं। तो जो कोल लोग होते हैं वो हिंदू धर्म का ही पालन करते हैं विशेष रूप से, चाहे आपका पूजा पाठ हो, विवाह जो संस्कार है, दाह संस्कार है, अंतिम संस्कार है, इसके लिए हिंदू धर्म का ही जो है पालन करते हैं, उसी के रीति रिवाजों को वो मानते हैं। इसीलिए प्राकृतिक रूप से इनके जो देवी देवता होंगे वही सूर्य, चंद्रमा, पवन, गंगा, यमुना, प्रमुख नदियों का भी ये पूजा पाठ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य देवता ठाकुर देव, ठाकुराइन देवी का नाम है, ठाकुर देव और ठाकुराइन देवी, ज्वालामुखी, भैरव बाबा, ये शिव जी का ही दूसरा रूप है भैरव बाबा। तो ये कुछ प्रमुख देवता हैं जिन्हें वो पूजते हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसके बारे में, कोल जनजाति के बारे में। तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल। अब आते हैं बैगा। इसे सबसे पिछड़ी जनजातियों का दर्जा प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। अगर मध्य प्रदेश में इसका विस्तार देखें तो छोटा नागपुर की भूमिया जनजाति से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, छोटा नागपुर की भूमिया जनजाति से इसका उत्पत्ति माना जाता है। बैगा एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, मैंने बताया था ना कि सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजातियों में माना जाता है। और जो बैगा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जादूगरनी। ठीक, आप अगर इनकी बनावट को देखेंगे तो बहुत चौड़े से होते हैं, बड़ी चौड़ी चपटी ऐसी बड़ी नाक होती है, माथा बड़ा होता है, मतलब सिर जो है उनका हिस्सा वो बड़ा होता है। इनकी एक अलग पहचान है। ठीक है, शारीरिक पहचान। इनकी उत्पत्ति हमने देख लिया, ये छोटा नागपुर के पठार भूमिया जनजाति से मानी जाती है। भौगोलिक क्षेत्र विस्तार देखें कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बैगा जनजाति मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, ये आदि जिले। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश का जो निचला हिस्सा है, दक्षिणी वाला दक्षिण पूर्व हिस्सा, उन जिलों में पाए जाते हैं ये मुख्य रूप से बैगा जनजाति, और सबसे पिछड़ी जनजाति भी ये मानी जाती है। ठीक, बैगा की उप जनजातियां कौन कौन सी मिल जाएंगी, बिंजवार, भरोतिया, नरोतिया, नाहर, रायमैना, कथमैना, ये कुछ प्रमुख उप जनजातियां हैं बैगा जनजाति की। जो भी उप जनजातियां हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, सभी में आपको 4 से 5 या उससे ज्यादा उप जनजातियां देखने को मिली होंगी, चाहे आप भील पढ़ रहे हो, गोंड पढ़ रहे हो, कोल पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप बार बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा कि कौन सी जनजाति या कौन सी उप जनजाति कौन से बड़े जनजाति का हिस्सा है। ठीक है ना, और किसका ब्रांच है वो, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बैगा जनजाति के बारे में थोड़ा समझते हैं, उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को। जैसे अगर इनकी आर्थिक व्यवस्था को देखें तो जो ये कृषि करते हैं उसे बेवर या पोडू कहा जाता है। बेवर या पोडू कहा जाता है, बैगा जनजाति से संबंधित कृषि का नाम है, ध्यान रखिएगा। और किस प्रकार की कृषि है ये, झूम खेती है, झूम कृषि है। ठीक है, क्या होता है, एक ही स्थान पे इन्होंने कृषि की, उसके बाद वहां पे कटाई कर ली, मतलब फसल निकाल लिया, उसके बाद ये चले गए दूसरी जगह पे, वहां पर आग लगा दिए, वहां पे कचरा वगैरह को कटाई करके छटाई करके नहीं अलग करते, जला देते हैं सीधे सीधे। उसके बाद फिर दूसरे स्थान पे जाते हैं, फिर वहां खेती करते हैं, फिर उसको भी इसी प्रकार से नष्ट कर देते हैं, फिर वापस, मतलब जगह बदल बदल के जब ये खेती करते हैं, इसीलिए उसे झूम खेती कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, जिसे बेवर के नाम से जाना जाता है, जो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक, हल के लिए बैल का उपयोग करते हैं, ये अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी ये प्रथा। कृषि क्षेत्र, तो डिंडौरी मंडला में बैगा चक और शहडोल में गोदी कछार, जो कृषि क्षेत्र है उसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो डिंडौरी मंडला वाला क्षेत्र है उसमें जो कृषि क्षेत्र है बैगा का, वो बैगा चक कहलाता है। और शहडोल क्षेत्र में जो बैगा जनजाति द्वारा जो कृषि क्षेत्र बनाई गई है उसे गोदी कछार कहा जाता है। ये दोनों शब्द भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें इनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। तो बैगा जनजाति किसे पूछते हैं, बुद्ध देव, शाल वृक्ष, इनकी पूजा करते हैं बैगा जनजाति विशेष रूप से। और जो बुद्ध देव और ठाकुर देव है इनका विश्राम स्थल माना जाता है, कौन सा, शाल वृक्ष
एक प्रकार की वृक्ष का नाम है, ठीक है। तो शाल वृक्ष का जो स्थान है यानी बहुत ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि ठाकुर देव का विश्राम स्थल मानते हैं बैगा जनजाति से। इसके अलावा अन्य देव में नागवंशी, बाघ देवी, लोहासुर, ये कुछ प्रमुख देवी देवता हैं जिन्हें बैगा जनजाति मानती है, पूजती है, ठीक है। इनकी सामाजिक व्यवस्था को अगर हम यहाँ पर देख लें, देखिए सारी चीजें हम यहाँ पर तो देख रहे हैं, सभी में आपको कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा। सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, उनकी रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, ठीक है, और उन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जा रहा है। तो सब कुछ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारे फैक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है ना। सामाजिक व्यवस्था को देखें अगर बैगा जनजाति की, तो पंचायत के 5 पंच जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मुकद्दम दीवान, समरथ, कोटवार और दवारी, ये क्या है, ये 5 पंचों के अलग अलग नाम हैं और ये सभी का जो है अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन ये पंचायत के ही हिस्से होते हैं ये पांचों, ठीक है। और जो बैगा जनजाति के जो मुखिया होंगे या पंचायत के और प्रमुख कह सकते हो, उन्हें प्रधान कहा जाता है, ठीक है, प्रधान कहा जाता है। वहीं प्रधान शब्द हमने एक जगह और पढ़ा था गोंड में, गोंड में हमने पढ़ा था जो पूजा पाठ कराते हैं, प्रमुख होते हैं, उसे हम प्रधान कहते हैं, ठीक है, गोंड जनजाति में। और यहाँ पर मुखिया को ही यहाँ पर प्रधान कहा जा रहा है, ठीक है। चल, विवाह प्रथा बैगा जनजाति में कौन कौन से होते हैं, तो 6 प्रकार के विवाह प्रथाएं संचालित होती हैं, फॉलो किए जाते हैं, जैसे चोर, लमसेना, उधरिया आदि। टैटू गुदवाने में माहिर होते हैं जो बैगा जनजाति हैं। ये हो गए इनकी विवाह प्रथाएं। और जो बैगा जनजाति हैं, अभी भी अगर आप थोड़ी पिछड़ी क्षेत्र में चले जाइए या जहां वो निवास कर रहे हैं, अभी हमने देखा मंडला, बालाघाट, शहडोल वाला, तो अगर इस क्षेत्र में आप जाते हैं, थोड़ा सा और डीप जगह में जाते हैं जहां पर ये जनजातियां निवास करती हैं, तो आप देखिएगा बहुत सारे वो जो है मोती वगैरह के और अलग सीपी वगैरह हो गए, उनकी जो है ज्वेलरी पहने रहते हैं, और हाथ में, पैर में, यानी ऊपर से लेकर यहाँ तक कि चेहरे में, माथे के आसपास आपको टैटू वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो वो पारंपरिक तरीके से बनाते हैं घर पर ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए सहरिया जनजाति के बारे में। अगली जो प्रमुख जनजाति है सहरिया जनजाति, इनकी क्या पहचान है, तो देखिए सहरिया स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानते हैं, यानी भीलों का ही आप इसे उपरूप या उसका ही सहपाठी मान सकते हैं। तो सहरिया स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानते हैं। इनकी उत्पत्ति कोलारियन जनजाति से मानी जाती है और ये मुख्य धारा के समाज से अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हैं, छूटे हुए हैं, ठीक है ना। भौगोलिक वितरण देखें इनका, तो मूल रूप से राजस्थान, और राजस्थान में कहा, कोटा का जो शाहबाद जंगल है वहां इनका निवास स्थान माना जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में ये उत्तर पश्चिम जिलों में, कहां पर, उत्तर पश्चिम जिलों में यानी पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे गुना हो गया, शिवपुरी, शिवपुर, भिंड, मुरैना आदि, इन प्रमुख जिलों में सहरिया जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। अगर इनका शाखा पूछा जाए किससे संबंध है इनका, तो भीलों से भी इनका संबंध है, उन्हीं के ये अग्रज या उन्हीं की जो है उप जनजाति आप उसे मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इनकी थोड़ा सा अब आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को भी देख लेते हैं। जैसे गांवों के बाहरी इलाके में स्थित इनके जो घर होते हैं उन्हें सहारना कहते हैं, ठीक है, किससे संबंधित है, सहरिया जनजाति से, उन्हें सहारना कहते हैं। सहरिया अपने परिवार को कुटुंब कहते हैं। कुटुंब किसे कहा जाता है, सहरिया जनजाति के हर एक परिवार को, हर एक परिवार जो है कुटुंब कहलाएगा, जिसका मुखिया पटेल कहलाता है, ठीक है, मुखिया जो है पटेल कहलाते हैं। लोक कथाएं इसमें पारंपरिक रूप से कौन सी प्रसिद्ध हैं, जैसे रामलीला, मतलब ये जो है मान्यताएं हैं इनकी, और इनकी प्रमुख लोक कथाएं, जिसमें रामलीला हो गया, ख्याल हो गया, गोथ लीला, ये कुछ लोक कथाएं जो है सहरिया जनजाति से संबंधित है, प्रसिद्ध हैं। इनमें जो विवाह प्रथा है वो है विधवा पुनर्विवाह, जिसे नट कहा जाता है, और 15 वर्ष की आयु के बाद बाल विवाह की प्रथा इसमें प्रचलित है, ठीक। अब आते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था को, देख लेते हैं कि ये कैसे अपना जीवन यापन चलाते हैं, आजीविका पूरी करते हैं। तो वन उत्पादों का संग्रह करना, जिसमें शहद हो गया, गोंद हो गया, महुआ हो गए, इनका जो है संग्रह करते हैं, खनन करते हैं, टोकरी बनाना, कुछ इस तरह के कार्यों को करके ये अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है ना। वहीं बंधुआ मजदूरी का भी इनमें प्रचलन है, कर्ज के जाल के कारण, क्योंकि ये क्या होता है, ये बहुत पिछड़ी जनजाति है, हमने पहले ही देखा भील जनजाति, ये सारी पिछड़ी जनजातियां हैं। तो ये क्या करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, या तो वनों पर निर्भर रहते हैं या मजदूरी करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सहरिया जनजाति के बारे में इतनी सारी चीजें हो गई। सहरिया के बाद अगली आपको जो जनजाति मिलती है वो है भारिया जनजाति। ठीक है, पाताल कोट को गहराई में बसी जनजाति मानी जाती है। ठीक है ना। अब ये कहाँ पर है, तो जिला छिंदवाड़ा में पाताल कोट एक जगह है। मतलब पाताल कोट इसलिए नाम है उसका क्योंकि ये थोड़ा सा एक गहरी घाटी जैसी संरचना है जहाँ पर ये जनजाति निवास करती है और बहुत ही प्राचीन पिछड़ी जनजाति है और ये अभी भी अपने ही प्राचीन परंपराओं के साथ वहाँ पर निवास करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है घातक भी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी ये जो समाज की जो वर्तमान समाज की जो मुख्य धारा है उससे अभी भी ये जुड़ नहीं पाए हैं अपनी ही प्राचीन परंपराओं के साथ, अपनी ही सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ वो वहाँ पर अपने जीवन यापन चला रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो भारिया जनजाति स्वयं को गोंड जनजाति के छोटे भाई बहन मानते हैं, यानी ये गोंड के शाखा है, गोंड जनजाति के उप जनजाति मान सकते हो। द्रविड़ समूहों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पातालकोट में भारिया लोग प्रमुख रूप से छिंदवाड़ा के पातालकोट घाटी में निवास करते हैं और एक पूरी अलग थलग स्थान है। ये दूधनी नदी से निकलती हुई, मतलब ये जो जगह है कहाँ पास है, दूधनी नदी के किनारे पर स्थित है। उप जनजाति इसमें भूमिया, भुईहर और पैडो, ये जो है किसकी, भारिया की प्रमुख उप जनजातियां हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब भारिया जनजाति की जो सांस्कृतिक या आर्थिक व्यवस्था है उसे हम देख लेते हैं, उनका रहन सहन खान पान समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर समाज की बात करें तो गांव को जो है थाना कहा जाता है। गांव को क्या कहा जाता है, थाना। तो ये जेल या फिर पुलिस वाला थाना नहीं है, ये भारिया जनजाति का जो गांव है उसे थाना कहा जाता है। इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है परिहार, कोटवार समाज की अन्य प्रमुख हस्तियां हैं। जैसे मुखिया को पटेल कहा जाता है और उनकी सहायता के लिए जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भूमिका, परिहार, कोटवार, ये सारी चीजें कही जाती हैं। ठीक है, यानी अलग अलग काम करते हैं ये व्यक्ति, मुखिया के सहायता के लिए होते हैं। अब युवा ग्रह की बात करें, जैसे जहां पर भी आपको युवा ग्रह देखने को मिल रहा है ना, इसका मतलब है जो नए विवाहित जोड़े होते हैं उन्हें ही यहाँ पे युवा ग्रह कहा जा रहा है। मतलब उनके लिए जो निवास स्थान बनाया जाता है तो उसे युवा ग्रह कहा जाता है। और अलग अलग जनजाति के युवा ग्रह का नाम अलग अलग आपको मिलेगा। जैसे हम भारिया जनजाति में जो युवा ग्रह होगा उसे रंग भंग कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, विवाह प्रथा की हम अगर बात करें तो पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है, वो मतलब अपनी मर्जी से जो है अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। यहाँ पर सभी को समान दर्जा प्राप्त है। समाज में चूड़ी प्रथा प्रचलित है। मंगनी, लमसेना, राजी बाजी विवाह, ये प्रमुख विवाह की जो है प्रथाएं हैं जो भारिया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, जो भी चीजें मैं बता रही हूँ, मैंने कहा है नहीं कि आपको यहाँ पर हम जो है जो भी वन डे एग्जाम के पर्पज से सारी चीजें पढ़ रहे हैं, सारे फैक्ट आपको बहुत सारे फैक्ट के रूप में मिल रहे हैं। और भी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एमपीपीएससी वाली क्लास को आप डिटेल में देखिएगा, जिसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इनकी खान पान और कृषि व्यवस्था को देखें तो पेज के बारे में मैंने पहले बताया था। एक तरल खाद्य पदार्थ होता है पेज, जिसका सेवन भारिया जनजाति करती है और मुख्य रूप से गोंड जनजाति का ये खान होता है पेज। ठीक है, और भारिया जो है जो गोंड जनजाति है उसी की उप जनजाति है, उसी की शाखा है, इसलिए ये आपको यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। ठीक है, आम और महुआ के बीज पसंदीदा होते हैं इनके, उनका खान पान है। ठीक है, ये पोडू नामक झूम खेती करते हैं। ठीक, तो पोडू जो है खेती, अब झूम खेती के बारे में मैंने पहले बता दिया कि एक स्थान पे ये खेती की है, फिर वहां पर उन्होंने आग लगा के पूरा कचरा साफ कर दिया, फिर दूसरी जगह चले गए। इस तरह से जगह बदल बदल के ये क्या करते हैं, कृषि करते हैं, जिसे झूम खेती कहते हैं। लेकिन उस झूम खेती को विशेष रूप से पोडू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भारिया जनजाति के बारे में सारी डिटेल। अब लास्ट में आपको आज की क्लास के लिए जो है ये अगरिया जनजाति, हमने सहरिया भी देख लिया, भारिया देख लिया, अब लास्ट में अगरिया देखते हैं। इसके अलावा भी और कुछ जनजातियां रह जाती हैं जिन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, अगरिया जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है, अगरिया शब्द की उत्पत्ति आग से मानी जाती है। ठीक है ना। और आगे इनकी अगर पहचान की बात करें तो ये गोंड जनजाति का ही प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि हमने पहले भी गोंड जनजाति के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इसकी उपजातियों के बारे में, जिसमें भारिया भी देखा था हमने और अगरिया को भी देखा था। ठीक है, चलिए,
इनकी पारंपरिक पेशा की बात करें तो अगरिया जनजाति मुख्य रूप से लोहार का काम करते हैं। ठीक है, हमने जब गोंड की अलग अलग शाखाएं देखे थे तो अगरिया पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अगरिया क्या काम कर रहे थे? लोहे का काम कर रहे थे। ये आग की मदद से सारी चीजें, क्यों? क्योंकि लोहे को ढालने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, तो ये उसका प्रयोग करते हैं। इसी वजह से इनकी उत्पत्ति भी आग से मानी जाती है, आग शब्द से मानी जाती है। ठीक है ना। भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में, तो जहां पर भी आपको गोंड के सबसे ज्यादा मतलब जनसंख्या मिलेगी, वहीं आपको अगरिया भी मिलेंगे, वहीं आपको सहरिया भी मिलेंगे। ठीक है। मंडला, सीधी, शहडोल, डिंडौरी, बालाघाट, यानी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर इनका सबसे ज्यादा विस्तार या उनकी आबादी देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया है? हमने देख लिया गोंड के बारे में, हमने भील के बारे में, हमने बैगा, कोल और सहरिया, बहारिया, ये सारे प्रमुख जनजातियां जो भी थी मध्य प्रदेश की, उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। उम्मीद करती हूँ सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, संपर्क करिएगा। संपर्क कैसे करेंगे आप, सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। फिर पढ़ते रहिए साथ में, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर।